तो दोस्तों अगर एसीएल इंजरी हो जाती है उसका क्या करना है। जंपिंग एक्सरसाइज करते हैं। मैंने इससे पहले सारी जो वीडियोस बनाई है एसीएल लिगामेंट के ऊपर बनाई है। एसीएल इंजरी सिर्फ स्पोर्ट्स के लोगों को ही होती है। अगर आपको एसीएल इंजरी हुई है या एसीएल सर्जरी हो चुकी है या एसीएल सर्जरी होने वाली है तो रुकिए, ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए क्योंकि ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही मैंने बनाई है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्षित पांडे, NASM सर्टिफाइड, और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके और मेरे अपने चैनल हर्षित पांडे में। तो दोस्तों आज 6 महीने बाद ये वीडियो मैं दोबारा आप सभी के लिए बना रहा हूं, ये दिखाने के लिए कि आज जिम में मैं जो सारी एक्सरसाइजेस कर पा रहा हूं किसी टाइम पे, मतलब इंजरी के टाइम पे, वो सारी एक्सरसाइजेस मुझे इम्पॉसिबल लगती थी। दोस्तों मैंने इससे पहले सारी जो वीडियोस बनाई है एसीएल लिगामेंट के ऊपर बनाई है। तो एसीएल इंजरी होना आज के टाइम पे बहुत ही आम बात है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि एसीएल इंजरी सिर्फ स्पोर्ट्स के लोगों को ही होती है जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में रहते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एसीएल इंजरी बहुत कॉमन है आजकल, डेली रूटीन में नॉर्मल लोगों को भी होती हुई नजर आ रही है। ये होती कैसे है अक्सर लोगों को पता भी नहीं चलता। एसीएल इंजरी ज्यादातर देखा गया ओवरवेट की वजह से होती है और उन लोगों को ज्यादा देखी जाती है जो गलत पोस्चर में, जिनका सडन पोस्चर ट्विस्ट करता है ओवरवेट की वजह से, उनको होती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्रिवेंशन की। तो दोस्तों अक्सर मैंने देखा है जो ओवरवेट लोग होते हैं, जिनका वेट मतलब ओबेस कैटेगरी में जो लोग आते हैं, उनको अपना जब वेट लॉस करना होता है, स्पेशली मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ मेंस की, जो कि अपना वेट कम करने के चक्कर में वो सारी एक्टिविटीज करते हैं जो कि उन्हें नहीं करनी चाहिए। ऐसा देखा जाता है कि क्रैश डाइट यूज करते हैं, जंपिंग एक्सरसाइज करते हैं। क्या होता है, अगर एक व्यक्ति जिसका 80, 90, 100 केजी वेट है और उसको अपना वेट लॉस करना है, फैट लॉस करना है, तो वो सारी एक्टिविटीज को ना करे जिससे कि सारा का सारा उनका बॉडी का प्रेशर उनके नीज पे आए। तो सबका अलग अलग अलाइनमेंट होता है बॉडी का, किसी का नीज के ऊपर आता है, किसी का लिगामेंट के ऊपर आता है, काफी सारी चीजें हैं, उनके एंकल पे आता है। तो बहुत सारी चीजें इसमें देखी गई है कि नी इंजरीज टाइम टू टाइम होना स्टार्ट हो जाती है। मतलब 1 महीना इनिशियल फेज में आपको नहीं दिखेगा, लेकिन जब आप जंपिंग एक्सरसाइज वो सारी एक्टिविटीज करोगे जिसमें सडन पोस्चर चेंज होता है, तो धीरे धीरे 1, 2, 3, 4, 5, 6 महीने बाद वो आपको दिखाई देगा और एसीएल इंजरी हो जाती है। तो दोस्तों अगर एसीएल इंजरी हो जाती है उसका क्या करना है। सबसे पहले तो आपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए कि एसीएल किस ग्रेड का है, ग्रेड 1 का है, ग्रेड 2 का है। वो डॉक्टर आपको बताएंगे कि आगे का प्रोसेस कैसा रहेगा। तो जब प्रोसेस आगे का रहता है और सपोज करो किसी ओबेस कैटेगरी को, मतलब ओवरवेट कैटेगरी के किसी को हो जाती है, पर्सन को हो जाती है, तो सबसे पहले वो डाइट से अपना वेट कम करे। क्योंकि सर्जरी के बाद देखा जाता है कि आपका वो मसल, जो क्वाड्स मसल है, वो बिल्कुल ही डीएक्टिवेट हो जाता है, वो एक्टिव नहीं रहता। आपका जो वीएमओ है उसी से आप चलने में, भागने में अपनी स्ट्रेंथ को कवर कर पाते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले सर्जरी से पहले आप अपना वेट लॉस कीजिए, उसके बाद ही आप सर्जरी के लिए जाइए और फिर रिहैब प्रोसेस अच्छे से करिए। वो आपके डॉक्टर, आपके फिजियोथेरेपिस्ट आपको अच्छे से बता पाएंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं वीमेंस की। बहुत सारी फीमेल्स को मैंने देखा है जो कि ओवरवेट होती है, जिम जाती हैं, लेकिन बहुत सारी फीमेल्स को पसंद नहीं होता कि जिम ओवर क्राउडेड होता है, या मतलब काफी वो कंफर्टेबल नहीं होती है, मतलब वर्कआउट करने में, सबके सामने वेट ट्रेनिंग करने में। तो इसी वजह से वो जाती है, योगा सेंटर्स जाती है, एरोबिक क्लासेस जाती है, जुम्मा क्लासेस जाती है। तो जैसे कि मैंने मेंस कैटेगरी में बताया कि आपको जंपिंग एक्सरसाइजें अवॉइड करनी है, लेकिन होता क्या है, एरोबिक्स और जुम्बा में उनका जो वार्म अप होता है वो होता ही स्टार्ट जंपिंग एक्सरसाइजेस है। तो जिससे क्या होता है, सडन पोस्चर से, क्योंकि आपके जो क्वाड्स है उस लेवल पे ट्रेन नहीं होते हैं, ओवरवेट की वजह से इंजरी होने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप ओवरवेट है, आपका वेट बहुत ज्यादा है, ओबेस कैटेगरी में आप आते हैं, आप अपना वेट लॉस नहीं कर सकते। बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेस हैं, फंक्शनल एक्सरसाइजेस हैं, वेट ट्रेनिंग की ऐसी ऐसी एक्सरसाइज है जिससे कि आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं, एक अच्छा न्यूट्रिशन के साथ, एक अच्छा फंक्शनल ट्रेनिंग के साथ, वेट ट्रेनिंग के साथ, कार्डियो के साथ आप 6 से 8 किलो वेट इजिली मंथ में लॉस कर सकते हैं। तो बहुत सारी, मतलब ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं जिसमें एसीएल इंजरी बहुत आम है, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो पिकल बॉल हो, चाहे टेनिस हो, बैडमिंटन हो। ये ऐसी
स्पोर्ट्स कैटेगरी देखी गई है जिसमें एसीएल का होना बहुत ही आम है। तो जब ये हो जाता है तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सर्जरी के लिए जाए ना जाए। देखो इसमें दो कैटेगरीज है। एसीएल इंजरी जब होती है बहुत लोगों को पता भी नहीं लगता, क्योंकि क्या है, किसी किसी को एसीएल कंप्लीट टीयर हो जाता है। जैसे कि मेरे को पूरा कंप्लीट टीयर था, क्योंकि मेरा क्वाड वेसल बहुत स्ट्रांग था, तो मुझे नहीं पता लगा। लेकिन धीरे धीरे जब मेरे को पेन आना स्टार्ट हुआ, अच्छा वो पेन क्यों आया ये मैं आपको एक्सपीरियंस से इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि जब पेन आता है दैट मीन्स आपका मेनिस्कस क्या होता है, आपके घुटने की शी शेप की जो गद्दी होती है उस पर लोड आना स्टार्ट होता है। क्योंकि क्या है, जब आप थोड़ा सा तेज चलते हैं तो आपका जो एसीएल है, एसीएल होता है आपके घुटने को आगे आने से जो रोकता है, जब मतलब थोड़ा सा आप वॉक तेज करते हैं तो उस पर जब लोड आना स्टार्ट हो जाता है तो मेनिस्कस भी डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। ये तो रहा सेकंड प्रोसेस कि आपको सर्जरी के लिए जाना ही जाना है। अब क्या होता है कि एसीएल अगर पार्शियल टीयर है तो आपके स्वेलिंग आएगी, आपको पेन होगा, लेकिन एसीएल कंप्लीट टीयर में आपको कुछ भी नहीं पता लगेगा, ना उसमें स्वेलिंग होती है ना उसमें पेन होता है। इसका रीजन ये है क्योंकि वो एक थ्रेड होता है। थ्रेड अगर हल्का सा उसके टिश्यूज फाइबर्स वगैरह टूटते हैं तो आपको पेन लगता है, लेकिन वो कंप्लीट टूट जाता है तो वहां का तो कह सकते हैं कि जकड़न होती है, मतलब चारों तरफ से जो लिगामेंट होते हैं एसीएल, एलसीएल, एमसीएल और पीसीएल, तो उसका आगे का जो थ्रेड होता है वो टूट जाता है। तो अब बात आती है कि अगर एसीएल कंप्लीट टीयर है तो क्या करना चाहिए। ये बहुत सारी कंफ्यूजन है। मेरे जितने भी पहले की वीडियोस हैं उसमें बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि अगर हमारा एसीएल लिगामेंट टूट चुका है तो अब हम सर्जरी के लिए जाए ना जाए। तो देखिए इसमें क्या होता है, अगर आपका एसीएल कंप्लीट टीयर है और अगर आप किसी भी एक्टिविटीज में है और एक्टिविटीज में नहीं भी है तो लॉन्ग रन में तो ये आपके मेनिस्कस को डैमेज 101% करेगा ही करेगा। बाद में सर्जरी कराने से अच्छा है, मसल लॉस आपका बहुत सारा हो जाएगा, तो बाद में सर्जरी कराने से अच्छा है कि आप इसको पहले ही करा लीजिए। ठीक है। दूसरी चीज ये है, अगर मान लीजिए अगर आपको पार्शियल टीयर है, ग्रेड 1 है या ग्रेड 2 से नीचे है, तो उस केसेस में आप क्या कर सकते हैं, उस केस में आप ये कर सकते हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट की गाइडेंस में आप एक अच्छा सा रिहैब कर सकते हैं। विद इन 1 और 45 टू 60 डेज के अंदर अंदर आपका जो एसीएल है बहुत अच्छे से रिहैब हो जाएगा। आप अच्छे से फिर दोबारा अपने वर्कआउट रिजैम में आ जाएंगे। और अगर एसीएल सर्जरी हो गई है, बहुत सारे क्वेश्चंस मन में रहते हैं कि अब एसीएल सर्जरी हमने करा ली है तो क्या होगा, एक्टिविटीज में दोबारा हम रिजाइम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल आप कर पाएंगे। तो 6 महीने आज मेरे को हो चुके हैं। मैं इस वीडियो में वो सारी एक्सरसाइजेस आपको दिखाऊंगा करके, जो कि आज से 6 महीने पहले मतलब इंजरी से पहले मैं करता था, चाहे उसमें स्क्वाट्स हो, चाहे उसमें लेग प्रेस की कोई मूवमेंट हो, साइकिलिंग हो, रनिंग हो, जंपिंग एक्सरसाइज हो, वो सारी की सारी मैंने करी है। इवन वेट ट्रेनिंग में बहुत अच्छे से कर पा रहा हूँ। तो हालांकि मेरा मसल बहुत सारा लॉस हुआ था रिकवरी फेज में, वो धीरे धीरे आ गया, आने वाले टाइम पे बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद ये था, मतलब ऐसा नहीं है कि ये वीडियो मैं बना रहा हूँ कि बहुत सारा फेम आए, ये है नहीं, ये वीडियो मैं उन सभी लोगों के लिए बना रहा हूँ जो कि मैं आज के टाइम पे डेली रूटीन में देखता हूँ कि एसीएल इंजरी बहुत आम बात है। तो एसीएल इंजरी अगर हो गई है तो उसको कैसे आगे का प्रोसेस रिहैब करना है, या एसीएल इंजरी नहीं भी हुई है उन सभी लोगों के लिए जो कि ओवरवेट है वो कैसे अपने आप प्रिवेंट कर सकते हैं, और अगर पार्शियल टीयर है तो कौन कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज है जिससे वो अपने आप को रिकवर कर सकते हैं रिहैब के माध्यम से। तो दोस्तों ये पूरी की पूरी वीडियो आप अच्छे से देखिए, मेरा पूरा का पूरा रिहैब प्रोसेस आप इसमें देखिए जो जो कि मैंने आपको बताया है, और आने वाली जितनी भी वीडियोस होंगी मैं इसी के ऊपर बनाऊंगा। अभी तो जैसे 6 महीने की मैंने आपको रिहैब प्रोसेस में दिखाया है। मई 21 को मेरा ऑपरेट हुआ था और आज 6 से 7 महीने हो गए हैं। ये वीडियो हालांकि मैं थोड़ा डिले डाल रहा हूँ, काफी सारी चीजें थी जो मैं इन बिटवीन कर रहा था। और सबसे पहली बात, जब आपका रिहैब प्रोसेस चलता है तो रिहैब प्रोसेस के बाद एकदम से जिम ज्वाइन मत करो। बहुत सारे मैंने लोगों को देखा है कि उनको जिम जाने की बहुत जल्दी होती है कि जिम जाना है, एक्सरसाइज करनी है। नहीं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, मतलब आपका डॉक्टर ही आपको बताएगा कि कौन सा ग्राफ्ट उसने यूज किया है, क्योंकि काफी सारे ग्राफ्ट होते हैं। कोई हैमस्ट्रिंग का ग्राफ्ट यूज करता है, कोई पेट्रियल ग्राफ्ट यूज करता है। मेरा जैसे कि रेक्टस फेमोरिस यूज जाता, बहुत सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ग्राफ्ट होता है। तो उसके बेसिस पे मेरे को डॉक्टर ने रिकमेंड किया था कि 1.5 से 2 महीने बाद आप जिम जा सकते हो, और रिहैब के इनिशियल फेज की जो एक्सरसाइजेस है वो मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन होता है एसीएल से रिगार्डिंग कि कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे कैसे मैं कर सकता हूँ, वो मेरे को नीचे इनबॉक्स में डीएम कर सकता है ना। मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर के भी वो देख सकता है, मैं वहां पे भी स्टोरीज में लगाऊंगा। इवन काफी टाइम से मैंने देखा है कि काफी सारे लोगों को एसीएल की तो इश्यूज आ ही रहे हैं, मतलब काफी सारे लोगों को देखा है लोअर बैक इश्यूज होते हैं, मोबिलिटी इश्यूज है। क्योंकि क्या होता है, इंजरी होती क्यों है, इंजरी होने का सबसे जो मेन रीजन है
वो है कि आपकी बॉडी मोबाइल नहीं है, आपकी बॉडी के अंदर मोबिलाइजेशन बहुत कम है। तो सबसे पहले आपको अपनी बॉडी को मोबिलाइजेशन मोड में लाना है, और उसके बाद जब कोई एथलीट, कोई स्पोर्ट्समैन, चाहे वो बॉडी बिल्डिंग की कैटेगरी में हो या किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हो, तो मोबिलाइजेशन के साथ साथ वो एजिलिटी मूवमेंट को भी टच करे। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब आप हैवी लिफ्टिंग कर रहे हो, हैवी लिफ्टिंग में क्या होता है, आपके जो लास्ट के 2-3 रैप होते हैं वो आप अच्छे से नहीं कर पाते, तो सडन वेट आपके उसी ज्वाइंट में आता है जिस बॉडी पार्ट को आप हिट कर रहे हो। तो उस पे लोड ना आए, उस पे कोई टीयर ना आए, इसके लिए आपका एजिलिटी मूवमेंट को टच करना बहुत जरूरी है। इसी के ऊपर रेजिस्टेंस बैंड, थेरा बैंड की मदद से मैं वो सारी की सारी एक्सरसाइजेस मैं कर पा रहा हूं, जिससे अगर आपको लोअर बैक इश्यूज है, आपको साइटिका है, जो कि आज के टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि हर तीसरे चौथे बंदे को है, क्योंकि डेली लाइफ रूटीन ऐसा हो गया है कि आपको वेट लेकर के चलना है, गलत पॉस्चर। सबसे पहली बात है पॉस्चर, मूवमेंट। देखो, टैबलेट खाना कोई इलाज नहीं है, सर्जरी कराना कोई इलाज नहीं है, ठीक है। जब तक कि आप अपना पॉस्चर सही नहीं करेंगे, जब तक कि आप अपने आप को रिहैब नहीं करेंगे। मैंने देखा है बहुत सारे लोग, चाहे वो मेरे स्पोर्ट्स पे हो या किसी भी एक्टिविटीज में हो, वो एक्टिविटीज से पहले कोई रिहैब नहीं करते। तो सबसे पहले एक अच्छा वार्म अप, अच्छे वार्म अप का मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी अच्छे से उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को करने के लिए रेडी हो जाए जो कि आप करना चाहते हो। और स्पेशली उन कैटेगरीज की मैं बात कर रहा हूं जिसमें सडन पॉस्चर बहुत मैटर करता है। तो आप सबसे पहले एक अच्छा रिहैब कीजिए, वर्कआउट अच्छे से कीजिए, और वर्कआउट करने के बाद कूल डाउन स्ट्रेचेस करना बहुत ही जरूरी है। अदरवाइज आपने देखा होगा नेक्स्ट डे या डे आफ्टर टुमारो बॉडी बहुत ज्यादा सोननेस रहती है, बहुत ज्यादा पेन रहता है। दैट मीन्स आपका अच्छा वार्म अप और एक अच्छा वर्कआउट नहीं हुआ है। तो आप इंस्टाग्राम पे जाइए, वहां पे आपको काफी सारी वीडियोस मेरी मिलेगी, जो कि मैं काफी टाइम से डाल रहा हूं और आने वाले टाइम में मैं डालता ही रहूंगा। अगर किसी को किसी भी जॉइंट के रिगार्डिंग कुछ भी इश्यू है, वो मुझसे पूछ सकता है, मैं उसके ऊपर भी वीडियोस बनाऊंगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं एनएएसएम सीपीटी पर्सनल ट्रेनर सर्टिफाइड हूं, मेरे पास सर्टिफिकेशन है। और इसके अलावा मैं फंक्शनल पैटर्न्स को भी काफी प्रमोट करता हूं कि मतलब ज्वाइंट फ्री हम अपने आप को कैसे अच्छा रख सकते हैं, एक अच्छा मसल कैसे गेन कर सकते हैं, आप आने वाली वीडियोस में देखोगे मेरे। और माफी चाहता हूं कि काफी लंबे टाइम के बाद मैंने ये वीडियो डाली है, क्योंकि इनिशियल फेज में सर्जरी की वीडियो, पोस्ट सर्जरी 1 महीने बाद की, 45 डेज की, 90 डेज की मैंने डाली थी। लेकिन मैं 6 मंथ की डालना इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया था क्योंकि काफी सारी चीजों में मैं ऑक्युपाइड था। तो देखते रहिए आगे की वीडियोस में, आपको मैं बहुत सारी चीजें दिखाऊंगा। और सबसे बड़ी बात न्यूट्रिशन की, जब एसीएल की सर्जरी आपकी होने वाली है या हो चुकी है, तो उस टाइम पे आप कोशिश करिए कि वो सब चीजें ना खाएं जो कि एक रिलैक्सेशन मोड में आप सब लोग खाते हैं। अवॉइड कीजिए उन सभी फूड्स को जो कि आपके वेट गेन करने में आपको हेल्प करते हैं। एक अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छे न्यूट्रिशन से मेरा मतलब है कि आपको सिर्फ कार्ब्स 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 ही नहीं खाने, चाहे वो अच्छे हो चाहे बुरे हो। आपको अच्छा फैट, अच्छा प्रोटीन अपनी डाइट में शामिल करना है, और एक अच्छी फिजिक को मेंटेन करके रखना है। तो दोस्तों, अब आप पूरी वीडियो देखिए मेरी। इसमें मैंने आपको दिखाया है एक एक पोस्चर करके कि मैं जिम में अब कौन कौन सी एक्सरसाइज को परफॉर्म कर पा रहा हूँ। ये तो स्पेशली वो मैं आपको वर्कआउट दिखा रहा हूँ जो कि लोअर लिम्ब के लिए करता हूँ। इसके साथ ही साथ मैं अपनी अपर बॉडी को भी ट्रेन करता हूँ डेली। ये ट्रेन करना मैंने 3 महीने बाद स्टार्ट किया था अपने फिजियो और अपने डॉक्टर की गाइडेंस में। अपर बॉडी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी लोअर बॉडी है। हालांकि हमें एसीएल इंजरी हुई है, तो सबसे पहले हम अपनी लोअर बॉडी की रिकवरी पे ध्यान देंगे। इसके साथ साथ अपर बॉडी का वर्कआउट करना भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आप इसको कंटिन्यू रखिए।
तो दोस्तों आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आने वाली सभी वीडियो में मैं आपको रिहैब की और नई नई टेक्निक सिखाऊंगा कि हम कैसे अपनी बॉडी को अच्छा कर सकते हैं। और जल्दी मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ। और इस वीडियो के बाद आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हम कौन कौन से टॉपिक के ऊपर आगे की वीडियोस बनाएं। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। थैंक यू, गुड बाय।